चलिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष अरविंद बनगड़िया और CEO सिंधुश्री सुंदर। वो करंट में जो है इस समय अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुमन देवी उपाध्यक्ष और BR सुब्रमण्यम CEO। ये याद रखना चाहिए, लिख लीजिए करा। आपको लास्ट ईयर हुई थी, पिछले बार पढ़ी थी, मतलब पहली बार है क्लास? नहीं सर, पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने आपके पास पूरा नहीं किया। तो पढ़ी थी ना? आप दूर से कहीं से आते? कहाँ से? चलिए, भाग 12 भाग 13 हो गया था। भाग 13 देख लीजिए। आर्टिकल्स आप लोगों को मिल गए होंगे, मिला था ना? लिख लीजिए आप सब। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद बनगड़िया, CEO सिंधुश्री सुंदर, और ये करेक्ट में है सुमन देवी BR सुब्रमण्यम। और उस समय में जो है अध्यक्ष PM मोदी थे और इस समय के PM मोदी। आप लोगों को सबको मिला है नोट? हमने भेजा था किसी के पास, 2 लड़कियों के पास। उसको पढ़ लीजिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं अब तक, जो पढ़ाए जो इस समय पढ़ा रहे हैं उन सबका हम जो है दे दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा। 2 लड़के यहाँ बैठे थे, एक उधर कहीं लोग है, दोनों के पास मैंने भेज दिया था। तो एक करण के पास भेजे थे। तो आपके वित्तीय संबंध में भाग 12 भाग 13। दोनों ही वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध बड़ा है जो है, और ये टिपिकल भी है, जटिल भी है, और ना इंटरेस्टिंग भी नहीं। विधायी और प्रशासनिक तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो है ये इंटरेस्टिंग नहीं है वित्तीय संबंध में। और ये 2 भाग हो गए हैं, मतलब आर्टिकल 264 से जो है आपका 307 तक जो ये वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्य की। तो भाग 12 आपका हो चुका था। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जो दिए हैं, सारे आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब भाग 13 करते हैं। भाग 13 क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये 301 से 307 तक। भाग 13 करके देखिए।
301 से 307 है ना सर? 1 से 7 है, 301 से 304। मतलब ये जैसे 264 से आपका स्टार्ट होता है वित्तीय संबंध, 262-63 पढ़े ही हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है, ये 262-63। उसके बाद वही समाप्त होता है 64 से जो है आपका वित्तीय संबंध भाग 12 भाग 13 है, दोनों ही कवर करते हैं। अब आर्टिकल सभी देखते हैं 301, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए है व्यापार वाणिज्य और समागम। तो व्यापार वाणिज्य लगभग एक ही है शब्दावली जो है, मतलब एक राज्य दूसरे, मतलब पूरे देश के अंदर भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो है एक राज्य दूसरे राज्य से जो है व्यापार कैसे करेगा, इसकी क्या कंडीशन है। जैसे आपका यूपी जो है, जैसे हम लोग क्या मंगाते हैं, हमारे यहाँ यूपी में जो है दालें बहुत कम होती हैं, मध्य प्रदेश से मंगाते हैं। अंडा मंगाते हैं जो है आंध्रा से, अंडा जो है आंध्रा में बहुत अधिक होता है। मछलियाँ जो है बंगाल से जो है आती है। तो एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार कर रहा है ना, तो इसकी क्या कंडीशन है, क्या नियम नियमावली है अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए जो है एक राज्य दूसरे राज्य से जो व्यापार करता है, और व्यापार करना ही पड़ता है जो है। तो व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य हो गया, समागम मतलब आना जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जो है जब कैसे जाते हैं, हम पर क्या कोई प्रतिबंध है या जो है अबाध गति से हम भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में विचरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सब नियम नियमावली इसमें है। आर्टिकल 301 कहता है कि जो है संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी, कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से जो है स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है, मतलब समानता या समरसता स्थापित, सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने के लिए राज्यों में व्यापार से जो है एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो सामंजस्य सहयोग बढ़ता है ना, आपस में रिलेशन में आते हैं जो है। तो पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में आर्थिक समानता हो, सामंजस्य स्थापित हो जो है, इसके लिए क्या किया गया है, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वाधीनता प्रदान की गई है। ये आर्टिकल 301 कहता है। समागम मतलब आने जाने की भी छूट है, अब पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। कुछ उसमें कंडीशंस होती है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो है, जैसे जनजातीय इलाके हैं जो है, जैसे अंडमान निकोबार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ टापू ऐसे हैं कि वहाँ हम आप नहीं जा सकते, प्रतिबंध है जो है। तो उनके कल्चर और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए वो दूसरी बात है। नहीं तो हम सभी लोग नागरिक देश के अंदर चाहे जहाँ आ जा सकते हैं, वो समागम की स्वतंत्रता है। उसी प्रकार से वाणिज्य और व्यापार की स्वाधीनता दी गई है। एक राज्य दूसरे राज्य से चाहे जिस तरीके से व्यापार वाणिज्य करना चाहे वो कर सकता है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। ठीक, तो आर्टिकल 301 ये है स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की पूरे देश में स्वाधीनता है कि आप चाहे जहाँ आइए चाहिए, एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से चाहे जैसा हो व्यापार वाणिज्य करे। 302 कुछ प्रतिबंधों की बात करता है। संसद विधि द्वारा व्यापार वाणिज्य और समागम पर लोक हित में कुछ प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। यदि जो है ऐसी आवश्यकता हुई कि लोक हित इससे प्रभावित हो रहा है कहीं पर जो है, तो संसद को ये पावर है जो है कि वह इस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। तो ये स्वाधीनता जो है 301 में दी गई थी, अब आप स्वाधीनता ऊपर 302 द्वारा जो है कुछ प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए। मतलब यह संसद देखती है कि जो है इससे लोकहित प्रभावित हो रहा है, तो इस पर जो है कुछ प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। ठीक, इसमें प्रतिबंध की बात की गई, ठीक है, प्रतिबंध की बात की गई।
303 और क्लियर कर रहा है इसे। मतलब प्रतिबंध लगाते समय जब संसद प्रतिबंध लगा रही है जो है तो ऐसा ना हो कि एक राज्य को जो है दूसरे राज्य से जो है प्राथमिकता दी, मतलब विभेद उत्पन्न करते। जैसे मतलब यूपी के लिए कहा दिया गया, यूपी के लिए कहा दिया कि जो है आप वाणिज्य व्यापार जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और उस पर पश्चिम बंगाल पर कुछ प्रतिबंध आरोपित कर देता है जो है ऐसे जनरल रूप में जो है, क्योंकि राजनीतिक कारण है, जानते ही है पश्चिम बंगाल इस समय जो है पश्चिम बंगाल सरकार जो है जो ममता बनर्जी की सरकार है, केंद्र से उसके सामंजस्य ठीक नहीं है, ठीक है। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? केंद्र सरकार मतलब विधायिका, केंद्र की विधायिका तो केंद्र सरकार की ही है ना, तो सरकार है उसी की विधायिका है, उसी के मेंबर है अधिकारी जो है, तो क्या कर सकती है ये गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जो है गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। तो वही यहाँ क्लियर किया है कि ऐसा प्रतिबंध मत आरोपित करिए जो है कि एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता दे दीजिए, मतलब यूपी को पूरी तरीके से छूट दे दीजिए और दूसरे राज्य को क्या कर दीजिए, इसके साथ व्यापार वाणिज्य को प्रतिबंधित कर दीजिए, तो विभेद हो जाएगा ना। तो मतलब ये ऐसा प्रतिबंध लगाते समय जो है ये बात होती है कि एक राज्य का दूसरे राज्य पर आप प्राथमिकता दे रहे हैं, मतलब राज्य राज्य के बीच क्या कर रहे हैं, विभेद उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं है, ये प्रतिबंध आपका मान्य नहीं होगा, ठीक। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं सर, उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ शुरू हो रहा है ना, जो नॉर्थ ईस्ट में, वो तो दूसरी बात है जो है वो क्षेत्रीय परिषद जो है वो सब वहाँ की जो है भौतिक परिस्थितियाँ अलग हैं जो है, तो उसे जो है बहुत सारी छूटें दी गई हैं, उत्तराखंड को ही बहुत सारी छूटें दी गई हैं जो है, क्योंकि वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ दूसरी हैं। इसमें नहीं आया नहीं, इसमें नहीं आएगा, वो तो एक्सेप्शनल वाली चीज़ें हैं, वो अलग ही आर्टिकल, अलग ही अध्याय है जो है, जनजातीय कल्याण वगैरह के ये सब है कि नहीं, आपकी जो है 5वीं 6वीं अनुसूची ये सब जो है सब उसमें जाता है। ये जो है सामान्य बातें कर रहा है कि मतलब सामान्य रूप से यदि आप प्रतिबंध लगा रहे हैं तो प्रतिबंध लगाने में ये देखिए कि एक राज्य का दूसरे राज्य से विभेद ना पैदा, राज्य राज्य में विभेद ना पैदा कीजिए, आप जो है राज्य में सामंजस्य और समानता बनी भाई, एक राज्य को आप वाणिज्य व्यापार की पूरी स्वतंत्रता दे देंगे जो है और दूसरे राज्य को नहीं दे रहे हैं, तो उसमें विभेद उत्पन्न हो जाएगा ना, विवाद उत्पन्न हो जाएगा ना राज्यों के भी और केंद्र और राज्य के भी से नहीं दे रहे हैं, उसमें भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। उनको तो पूरी स्वाधीनता दी, हमें क्यों, हम पर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है किसी व्यापार वाणिज्य के मामले में? तो वही कहा है कि इस बात को ध्यान रखा जाए। इस तो ये आर्टिकल 304 में जो है राज्य द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा ये तो संसद प्रतिबंध लगाती थी, 302 और 303 दोनों संसद के लिए, मतलब संसद ये प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक। और उस पर जो है ये तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और 304 जो है राज्यों के लिए, जैसे यूपी है, यूपी का एमपी से व्यापार हो रहा है, आंध्रा से जो है अंडे का व्यापार हो रहा है, सेब हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, कश्मीर से मंगाते हैं जो है, हिमाचल से मंगाते हैं, व्यापार हो रहा है कि नहीं जो है। तो मान लीजिए हिमाचल से हम लोग या कश्मीर से जो है सेब मंगा रहे हैं, व्यापार कर रहा है हिमाचल कश्मीर, ठीक। यूपी में आ रहा है, समझिएगा ध्यान से, और यूपी गवर्नमेंट इस पर प्रतिबंध लगा देती है। मान लीजिए जो है 20,000 टन, 20,000 टन जो है पिछले बार आया जो है हमारे यूपी में इन दोनों प्रांतों से, और इस सत्र में इस साल जो है गवर्नमेंट का रहेंगे कि नहीं, हम 10,000 टन की केवल जो है आपका सेब आयात करेंगे, मतलब अपने यहाँ आपके यहाँ से 10,000 टन तो कमी हो गई ना, देश का मंगाना कम हो गया जो है, प्रतिबंध लगा दिया जो है, तो या टैक्स ज़्यादा लगा दिए जो है, ठीक है 20,000 टन भेजिए, हम टैक्स ज़्यादा लगा दे रहे हैं जो है, तो आपके लिए और दिक्कत हो जाएगी। तो किस तरीके का प्रतिबंध लगाता है जो है, तो किन परिस्थिति
में जनरल वे में नहीं लगा सकता है प्रतिबंध। राज्य जो है दूसरे राज्य के व्यापार के साथ जनरल प्रोसेस में प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। हाँ, प्रतिबंध कब लगा सकता है? जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ गेहूँ चावल ये सब होता है, तो हम गेहूँ चावल यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। यदि हमारे गेहूँ चावल पर हमारे जो है व्यापार पर हमारे यहाँ से जो जा रहा है उस पर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं, तब हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन पर हमारे यहाँ से जो भेजा जा रहा है उस पर ये प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो इनके यहाँ से जो आ रहा है तब हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। तब आप समझ रहे, तब राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक। और दूसरी बात, इसमें दो बातें हैं 317 का। एक बात तो पहली बात हो गई, समझ में आया ना। यदि आप प्रतिबंध लगाएंगे, दूसरा राज्य प्रतिबंध लगाया है, तो हम भी प्रतिबंध एक राज्य जो है लगा सकता है, मतलब बदले कि आप लगाएंगे तो हम भी लगा सकते हैं। और दूसरा, राज्य यूपी का यदि लोकहित प्रभावित हो रहा है, जनता का हित प्रभावित हो रहा है यहाँ इसे खरीदने से, मान लीजिए हमारे यहाँ से ज़्यादा पैदा होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा जो है किसी कारणों से, तब हम लोकहित, अब यहाँ से हम कैसे सेब मंगा पाएंगे? हमारे यहाँ का सेब कहाँ जाएगा? ठीक है, हमारे यहाँ ही पैदा होने लगा सेब जो है, तो हम अपने यहाँ जो पैदा हो रहा है मतलब हम अपने यहाँ खपत करेंगे ना, तो हम बाहरी क्यों मंगाएंगे? तो प्रतिबंध लगाने की बात आ गई ना। तो ये नहीं लगाते हैं तो क्या हमारे यहाँ का यूपी के पब्लिक का जो है किसानों का क्या हो रहा है? लोकहित प्रभावित हो जाएगा। तो लोकहित यदि प्रभावित हो रहा है तो एक प्रांत एक राज्य दूसरे राज्य के व्यापार पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। ठीक, समझ में आई बात? विधियों की व्याप्ति, ऐसे ही है विधियों की व्याप्ति, मतलब ये वाणिज्य व्यापार से संबंधित जो 3, 1, 2, 3, 4, 8 दिए गए हैं जो है, इनकी सुरक्षा के लिए इसमें उपाय किए गए हैं, मतलब इसका उल्लंघन ना हो पाए, क्योंकि उपरोक्त आर्थिक की सुरक्षा, उपरोक्त हितों की सुरक्षा का प्रावधान इसमें जो है केवल 305 में लिया गया है। 305 और कुछ नहीं, बस इंपॉर्टेंट यही 1, 2, 3, 4 में ठीक। 306 कैंसिल कर दिया गया है, 306 डिलेटेड है, 307 इंपॉर्टेंट है। 307 क्या है? संसद यदि आवश्यकता समझे तो अंतरराज्यीय वाणिज्यिक पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। अंतरराज्यीय वाणिज्यिक पदाधिकारी एक पोस्ट की जो है स्थापना वो कर सकता है, और पोस्ट अंतरराज्यीय वाणिज्यिक पदाधिकारी एक पोस्ट है जो यह देखता है कि राज्यों के भीतर जो है अंतरराज्यीय वाणिज्य और व्यापार जो है इन सब उपबंधों के तहत चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इसका उल्लंघन कर रहा है, इसकी देख-रेख करता है। कि ये पदाधिकारी एक पोस्ट बना दिया गया कि जो है राज्यों के अंदर जो वाणिज्य और व्यापार समागम थे उसमें इन सब उपबंधों का पालन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है। ये उल्लंघन हो रहा है तो जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा कि इन आर्टिकल्स का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये एक निरीक्षण बॉडी है जो है, कि मतलब नियम कानून के अनुसार जो है राज्यों के अंदर व्यापार और वाणिज्य चलता रहे। ठीक, तो ये सब प्रावधान क्यों बनाए गए जो है? मतलब भारत के पूरे राज्य क्षेत्र के अंदर जो है समानता लाने के लिए, पूरे राज्य में जो है विविधता है भारत के अंदर जो है, तो वाणिज्य और व्यापार समागम में एक समानता, मतलब पूरे देश को जो है वाणिज्य व्यापार समागम में जो है एक माला में पिरोने के लिए जो है ये नियम नियमावली बनाई गई है। अन्यथा जो है टकराव होगा राज्यों के हितों में जो है, तो इसलिए नियम नियमावली का फॉलो किया गया कि वाणिज्य व्यापार समागम करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये आपके जो है क्या वित्तीय संबंध 301 से लेकर के 307। ठीक, तो अब आप लोगों ने पढ़ लिया जो है, 5 मिनट में देख लीजिए, नहीं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सारे नोट्स मिले हुए हैं आप लोगों को, आप लोग देखिएगा, जो सब पढ़ाएंगे वो देख लीजिएगा, अपने
किसी के पास नहीं है तो देख लीजिएगा, तो सारे के सारे हैं लिखा हुआ है। अब हमारी आदत नहीं है नोट्स लिखाने की जो है, और ना हम देख करके पढ़ाते ही हैं जो है। अच्छा नहीं लगता कि अब जो है नोट्स लेकर के ऐसे करें फिर ऐसे करें, पढ़ाई समझाई, और मेरी आदत नहीं है। तो कभी नोट्स लेकर के और नोट्स हम लिखते भी नहीं है। ये जो आप लोगों के पास भेजे हैं हमारा लिखा हुआ नहीं है। तो पिछले बैच में 5-7 लड़कियाँ थी जो है, मतलब यहाँ नहीं अन्य जगह हो है, पढ़ रही थी, बस वही सब लिखती थी, उन्हीं का ये लिखा हुआ है। तो सब आपको सेंड कर दिया गया है, आपको मिल जाएगा, कंसल्ट कर लीजिए। और जो लिखा गया है अच्छी तरीके से तैयार कर रही है, यहाँ समझ रही है, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप पढ़ी है, आप पढ़ी है, आप पढ़ी है, जितना हम पढ़ाए थे पिछले बार, कितना आर्टिकल तक पढ़ाए थे? 117-18 आप भी थी क्या? 117-18 तक हमने पढ़ाया था आर्टिकल वाइज। हाँ, तो देखिए एक रफली जो है ध्यान से, पहले हमने पढ़ाया कि जो है संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था का आधार क्या है, जो है किस आधार पर विभाजित किया जाता है शासन पद्धति को संघात्मक और एकात्मक में? शक्तियों के केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा कैसे है। केंद्र सरकार, ये जो है केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ केंद्रित है, तो कौन सी शासन सत्ता होगी? एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसका प्रतिनिधि उदाहरण जो है ब्रिटेन है। और यदि संविधान द्वारा जो है राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, राज्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र है, जो है केंद्र के अधीन नहीं है, तो कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। अपना इंडिया जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। फिर भी जो है संघात्मक होते हुए इसमें बहुत सारे लक्षण जो है एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं, एकात्मक संविधान के लक्षण। जैसे कि जो है हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, ये गहरी नागरिकता है। संविधान जो है बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं कि केंद्र जो है राज्यों की बिना सहमति के जो है संसद जो है चेंज कर सकती है। तीसरे राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो राज्यों का जो है शासन संचालन कैसे होता है? केंद्र सरकार की जो है इच्छानुसार किया जाता है। तो बहुत सारे लक्षण संघात्मक होते हुए भी हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण हैं। तो संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला स्वरूप हमारा संविधान है। भारत देश जो है संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला रूप है। लेकिन संविधान में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब ये संघात्मक व्यवस्था जो है आए तो निश्चित होकर के आप संघात्मक व्यवस्था ही लगाइए, क्योंकि संविधान में संघात्मक व्यवस्था ही लिखा है, व्यवहार में चाहे जो ठीक। और दूसरी बात, ये केसी वेयर के अनुसार जो है भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो अर्थसंघ मानेंगे जो है। यदि अर्थसंघ जो है ऑप्शन में है तो केसी वेयर ने जो है ना इसे संघात्मक माना है ना एकात्मक, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया है? क्वांसी फेडरल कह दिया है, क्वांसी फेडरल। लेकिन केवल जब केसी वेयर आएगा तब, अगर ऐसे ही आएगा भारतीय जो है व्यवस्था क्या है संघात्मक, एकात्मक, अर्थ संघात्मक, तो आप जो है निर्भीक रूप से संघात्मक ही लगाएंगे। ठीक, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लोग जो है अर्थ संघात्मक कह देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। दूसरी बात बताई गई कि आपकी संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ये इसका क्या आधार था? मतलब विधायिका और कार्यपालिका में रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है। यदि विधायिका और कार्यपालिका दोनों गुथे होते हैं एक सूत्र में, जो है आपस में बंधे होते हैं, तो कौन सी व्यवस्था होती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसमें जो है कार्यपालिका के मेंबर विधायिका में से ही होते हैं, जो विधायक एमपी होते हैं वही मिनिस्टर्स होते हैं जो है। लेकिन अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होता, उसमें विधायिका और कार्यपालिका एक तरीके से पृथक्कृत होती है जो है। कार्यपालिका के मेंबर विधायिका के मेंबर नहीं भी हो सकते हैं, और कार्यपालिका जो है अपनी स्थिरता के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लेकिन संसदात्मक में जो है उत्तरदायी होती है कार्यपालिका लोकसभा के प्रति। हमारे यहाँ जो है यदि लोकसभा में बहुमत खो दे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, विधायिका का समर्थन चाहे हो या ना हो सरकार को, सरकार चलती रहेगी।
और दूसरी बात, विधायिका जो है कार्यपालिका विधायिका को भंग भी नहीं कर सकती है वहाँ पर अमेरिका में संघात्मक नीति। लेकिन हमारे यहाँ कार्यपालिका राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है, समय पूर्व भी भंग कर सकता है। तो यदि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से क्लोज तरीके से रिलेटेड है तो वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है जो है, और यदि जो है पृथक्कृत है जो है आपसी मतलब जुड़ाव नहीं है तो कैसी व्यवस्था हो जाएगी? अध्यक्षीय व्यवस्था। और अध्यक्षीय व्यवस्था में जो है क्या होता है, एक गवर्नमेंट होती है, और यहाँ इसमें क्या होती है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? रबड़ स्टाम्प कहा जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है। लेकिन संघात्मक में जो है क्या होता है, अध्यक्षात्मक में सर्वे सर्वा जो है एक ही कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, तो क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। वहाँ मुहर वाली सरकार नहीं होती है। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका वित्त आयोग, योजना आयोग, एनडीसी, राज्य नीति आयोग हो गए थे, इसको पढ़ लिया था। और हम लोग जो है वित्तीय संबंध पढ़ लिए थे। अब आप लोगों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मुझे बताया गया है, जो है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, उससे जो है क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है पेपर उठा करके देखिएगा, जो है पंचायती राज व्यवस्था से रखे रहते हैं। और ये आसान सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। इसके नोट्स भी आप लोगों को दे दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के, तो उसको हम जो है जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए, इसीलिए नोट्स जो है दे दिया है। ठीक, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 और 9 का है स्वाकाल। एक ही आर्टिकल है केवल जो है इसमें, स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नौका भी कर सकते हैं। ठीक, भाग 9 और भाग 9 का आर्टिकल तो होगी एक ही आर्टिकल। ठीक, अपना देश भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, अभी जो है चर्चा की गई। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, शासन सत्ता जो है विकेंद्रीकृत होती है, जो है एक जगह शासन सत्ता नहीं होती है। तो इतना संघात्मक है अपना देश जो है कि केंद्र से जो है राज्यों तक भी शासन नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायतों तक शासन की बहुत पहुँचा दी गई है। ठीक है, निचले स्तर तक जनता जो है, निचली जनता जो निचले स्तर पर जनता है, जो गांव में जनता रह रही है, वो भी शासन सत्ता में भागीदारी निभा रही है। स्थानीय स्वशासन क्या शब्दावली है? स्थानीय मतलब लोकल, मतलब आसपास, जैसे आप गांव का है, गांव स्थानीय है ना, लोकल जो है, तो लोकल में जो शासन हो जो है वो ऐसा शासन होना चाहिए, स्वशासन हो, अपना शासन होना चाहिए। मतलब गांव का जो शासन है वो हम शासन करें जो है, मतलब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर जो है, तो हम स्वयं शासन कर रहे हैं जो है, तो हमारा शासन जो है स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर क्या हो है, हमारा शासन, हम स्वयं जो है शासन सत्ता में भागीदार बने। वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्री जो है कौन है? हम जनता है जो है, अपने गांव के प्रधानमंत्री और मंत्री जो है हम लोग हैं। तो इसीलिए वो कहा गया है स्थानीय स्वशासन।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और स्थानीय डेवलपमेंट के क्रियाकलाप जो है कौन करे, ऊपर से ना किया जाए, हम ही लोग मिल करके अपने विकास के कार्य संपादित करें। तो ये स्वशासन है। तो लोकल स्तर पर स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल स्तर पर जो है जनता स्वयं भागीदारी, मतलब आपके MP MLA या केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है आपका डेवलपमेंट ना करे, जो है आप स्वयं डेवलपमेंट के कार्य करिए, आप स्वयं जो है अपनी सड़क बनवाइए, अपनी नाली बनाइए, जो है अपनी कुटीर उद्योग बनाइए, अपनी जो है स्वच्छता की व्यवस्था करिए, जो है अपना बाजार लगवाइए, जो है ये आपको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो है भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारतीय संविधान के द्वारा ही जो है स्थानीय स्वशासन मतलब सत्ता की स्थापना की गई है। तो इतना संघात्मक है, मतलब शासन सत्ता जो है एकदम निचले स्तर तक पहुँचा दी जाती है कि जन भागीदारी इसमें समाहित हो। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि हम अपने गांव में रह रहे हैं, हमारे गांव का विकास क्या परिस्थिति है, कहाँ कहाँ सड़क बनानी है, कैसे बनानी है, कहाँ नाली बनानी है, जो है कहाँ मार्केट लगवाने हैं, जो है जितना हम लोग जानेंगे गांव के लोग अच्छी तरीके से, उतना जो है MP MLA जो है मिनिस्टर्स जानेंगे उसके बारे में। तो बेहतर है कि हम ही लोगों को वहाँ का विकास का कार्य दिया जाए, जो है हम लोग अच्छी तरीके से, और क्योंकि हमारा विकास है, हमारा विकास स्वयं करना है, तो हम अपने कार्यों को और अच्छी तरीके से करेंगे ना। अगर ऊपर से कोई करेगा तो चोरी बेईमानी की भी संभावना है। भाई हमारी ज़रूरत की चीज़ है, आखिर गांव की सड़कें कौन यूज करेगा? हम ही आपको यूज करेंगे। गांव के कुटीर उद्योग में हमारे आपके ही लोग तो जो है वहाँ पर रहेंगे, गांव के मार्केट में जो है हम ही लोग साफ सफाई वहाँ की देखेंगे, अच्छा रहेगा तो हमारा ही तो फायदा होगा। तो हम और अच्छे तरीके से मन लगा करके काम करेंगे। तो जनता की भागीदारी है, तो क्या कहा गया कि लोकल स्तर पर जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक जो है देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो है स्थानीय स्वशासन की संकल्पना की गई है। और स्वशासन, किसी स्वशासन मतलब अधिकार मिल गया, अधिकार मिलने से क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, आपको अधिकार मिल गया तो आपका व्यक्तित्व और अधिक निखरेगा, आप और अधिक बोल्ड होंगे, आप जो है IAS PCS हो गए जो है, तो आपका व्यक्तित्व जो है आप में कॉन्फिडेंस और अधिक आ जाएगा, जो है तो व्यक्ति का विकास हुआ ना। तो इसीलिए जो है व्यक्ति के ही, इससे व्यक्ति का भी विकास होता है। तो सारी जनता जब इसमें भागीदारी बनेगी, वो महसूस करेगी कि जो है हमें भी अधिकार और शक्तियाँ जो है मिली हुई हैं, तो उसका व्यक्तित्व और निखरेगा। तो जब ऐसे हर व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व डेवलप करेगा तो पूरे समाज का डेवलपमेंट होगा और इस तरीके से पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। ये संकल्पना है स्थानीय स्वशासन। अब इसका इतिहास क्या है तो ये समझ में आ गया ना। स्थानीय स्वशासन क्या है? लोकल स्तर पर जो है विकास कार्यों का संचालन हम लोग खुद करें, मतलब हमारा कोई मालिक ना हो, वहाँ पर हम अपने मालिक स्वयं क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं, वो करने की शक्ति हमें संविधान द्वारा प्रदान कर दी गई है। तो इसमें दो पार्ट हैं स्थानीय स्वशासन। एक तो पंचायती राज व्यवस्था, ये जो है आपका है भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 243 से 243 ये आते हैं आपके 16 आर्टिकल। पढ़ने के लिए एक ही आर्टिकल, ठीक, तो 243 हो गया। आप आउट करिएगा 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस तरीके से 243 ओ, इतने आर्टिकल 16 आर्टिकल में इसमें जो है भाग 9 में दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों की स्थापना की है, ठीक। और दूसरा है भाग 9 का, आपका भाग 9 का ये नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन, ठीक। ये आपका 243 को तक हुआ था ना, तो ये 243 यम को उसके बाद भी आएगा 243 बी से क्या है सेट दे कर 245 सेट है,
आपको हिंदी में देख लीजिएगा क्या कहा जाएगा। इसमें काथा गाथा 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 या उस तरीके से चल रहा है, लेकिन हम इंग्लिश में बता रहे हैं। ठीक, तो 243 को तक यहाँ हुआ था, अब पी से लेकर के जेड तक जाएगा ना। 243 जेड, 243 एक्स, 243 वाई, 243 जेड। अरे ये जी है, 200 जेड जी। अब जब 243 जेड आएगा उसके बाद क्या आगे बढ़ेगा, 243 जेड ए, 243 जेड बी, 243 जेड सी, इस तरीके से चला जाता है 243 जेड सी तक। और इसमें कितने आर्टिकल आ जाते हैं, 18 आर्टिकल। इस तरीके से 18 आर्टिकल, 16 आर्टिकल इसमें है। आपके पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में, और भाग 9 में कितने हैं, 18 आर्टिकल। ये आपकी है 11वीं अनुसूची, ये 11वीं अनुसूची है पंचायती राज। और ये कौन सी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची। ठीक, पंचायती राज मतलब गांव का शासन, गांव का शासन। और जो है नगरीय स्थानीय शासन, जो कस्बों का शासन है, बस्ती का शासन या नगर बाजार घरैया का शासन, ये नगरीय है ना, नगरीय इलाके हैं। तो उसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं वो इसमें दिए हैं। लेकिन आपके जो है क्या गौतम सकरवा या जो है लोहाट, ये गाँव के लिए जो है क्या है, इसमें दिया गया है। ठीक, आपका ग्रामीण पंचायती राज पंचायत विभाग 9 में। अब चलिए हम उठाते हैं, बंगला पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 आर्टिकल 245 से 245 तक 16 आर्टिकल। इतिहास से चाहिए आप प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक ये देखेंगे, बात करेंगे तो हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है जो है कहीं ना कहीं हर काल में जो है पंचायतों की व्यवस्था रही है। प्राचीन काल में भी पंचायतें थी, गाँव में भी लोग जो है समितियां बना करके इकट्ठा होकर के कोई काम करते थे, तो पंचायत का ही वो स्वरूप है। मतलब कुछ लोग इकट्ठा होकर के कोई बड़ा काम करते थे जो है। तो प्राचीन काल में भी पंचायतें थी किसी न किसी रूप में, मध्यकाल में भी थी, और ब्रिटिश पीरियड और आज तो है ही है। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये नहीं कि ये इस समय की बात है। स्थानीय शासन व्यवस्था या पंचायती राज जो है प्राचीन काल से ही जो है भारत में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। और ये नगरीय शासन भी है। आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़िए जो है, वहाँ ये बात नहीं आती है कि वहाँ स्थानीय शासन था, इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन कितनी विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता वहाँ की कितनी विकसित थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है। कैसा स्ट्रक्चर था, नाली कैसे बनी थी जो है, स्नानागार कैसे बने थे, अन्नागार कैसे बने थे, मार्केट कैसे बने थे। तो इतना समय पूर्व जो है इतनी डेवलपमेंट जो है नगरीय व्यवस्था का, तो बिना किसी जो है समिति के हो पाएगा, बिना किसी कमेटी या प्लान के हो सकता है जो है इतने समय पूर्व। तो जाहिर सी बात है भले ना साक्ष्य हो, लेकिन वहाँ भी जो है नगरीय संस्थाएं विद्यमान थी जो मिलजुल करके सिंधु घाटी सभ्यता का विकास की। पाटलिपुत्र, काशी जो है कितने प्राचीन नगर है, व्यवस्थित नगर, तो वहाँ भी किसी न किसी रूप में जो है स्थानीय इकाई विद्यमान थी शासन की। ठीक, अब वर्तमान काल में चले आइए 1882 में लॉर्ड रिपन, ये बहुत सुधारवादी जो है वायसराय था। ठीक है, बहुत सुधारवादी वायसराय कब से बनना शुरू हुए, तब से 1861। लॉर्ड मेयो कौन था, कैनी जो इलाहाबाद से जो है 62 प्रसारित किया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहीं से जो है गवर्नर जनरल या वायसराय की नामकरण हुआ था वायसराय। तो लॉर्ड रिपन जो है 1861 के बाद आया जो है। तो ये बहुत सुधारवादी जो है वायसराय था, बहुत सारे सुधार के कार्य की, और इसने पंचायतों की स्थापना का भी प्रयास किया और नगरीय इकाइयों की भी स्थापना का प्रयास किया। ठीक, उसके बाद अपने यहाँ आधुनिक पीरियड में इस समय जो है गांधी जी है। गांधी जी को तो सभी लोग जानते हैं। गांधी जी के नाम से जो है बहुत सारे जगहों के लोग जो है इंडिया को जानते हैं। मतलब कितने महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी थे जो है। तो महात्मा गांधी मतलब कुछ लोग महात्मा गांधी की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं जो है। ठीक है,
तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन देखिए महात्मा गांधी महान इसलिए बने कि वो जो है स्वाधीनता की लड़ाई लड़े, इसलिए महान नहीं बने जो है, ठीक। और जितने स्वाधीनता सेनानी थे आज के लोग देखिए, या सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, जितने भी, या गांधी जी के घटनावर, ये गांधी जी हर दृष्टि में सुधार के जो है सुधार अपनाना चाहते थे। चाहे महिलाओं का सुधार हो, चाहे गांव का सुधार हो, चाहे बूढ़े बच्चों का सुधार हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो जो है, चाहे ग्राम स्वराज की व्यवस्था हो, चाहे हरिजन का उद्धार करना हो, गरीबों का उद्धार, सब में आगे बढ़ करके गांधी जी ने काम किया है जो है, हर क्षेत्रों का नेतृत्व किया है। लेकिन क्या ये सारे व्यक्ति इतना काम किए हैं? चलिए सुभाष चंद्र बोस जो है बहुत बड़े लीडर थे जो है, मतलब देश में उनकी आत्मा बसती थी जो है, तो ठीक है उस मामले में हम मान सकते हैं। चलिए स्वाधीनता सेनानी थे जो है, गांधी जी से उत्कृष्ट करते थे। लेकिन एक ही मैटर में केवल ना, लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व कहाँ पर था जो है, वो हर मैटर पर काम किए जो है। जब जो है संघर्ष नहीं करते थे जो है, कहाँ चले जाते थे? झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते थे जो है। जब क्या हुआ था, विभाजन होना हुआ था जो है, कितना अधिक नरसंहार हुआ था, गांधी पागल हो गया था। नोआखाली की गलियों में जो है सहायता पहुंचा रहे थे जाकर के जो है, हरिजन उद्धार की कर रहे थे, मतलब शराब बंदी कर रहे थे जो है, शराब का बहिष्कार कर रहे थे। तो बहुत सारे वर्ग कार्य किए हैं जो है महात्मा गांधी ने, इसलिए ये महान रहे थे। तो महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज मतलब गांव के लोगों का अपना शासन हो, यही संकल्पना स्थानीय स्वशासन की जो है महात्मा गांधी की विचारधारा थी जो है। उन्होंने कहा था कि भारत गांव में बसता है, भारत गांव में बसता है, और यदि मैं गांव के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछ लेता हूँ तो समझूंगा कि मैंने स्वराज पा लिया, ठीक है। तो ये गांधी जी राम राज्य चाहते थे। राम राज्य मतलब अपना शासन जो है, कोई प्रतिबंध आप पर ना हो, हम अपनी शासन व्यवस्था खुद करें। तो ये महात्मा गांधी का सपना था। और श्रीमन नारायण संविधान सभा में थे। जब संविधान बन रहा था तो नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे आप, भाग 4 का 4 नीति निर्देशक तत्व है। तो उसमें अनुच्छेद 40 क्या है? सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रयास करेगी, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रयास करेगी। ग्राम पंचायतों की स्थापना मतलब स्थानीय स्वशासन की स्थापना करेगी सरकार जो है, इसका प्रयास करेगी। तो श्रीमन नारायण के प्रयास से ही ये आर्टिकल रखा गया अनुच्छेद 40 में, जो कि गांधीवादी विचारधारा के संपोषक व्यक्ति थे। तो गांधीवादी विचारधारा आप अनुच्छेद 40 में ले आए। तो अनुच्छेद 40 में आपके लिखा गया है कि जो है सरकार या केंद्र जो है शासन सत्ता जो है स्थानीय स्वशासन का विकास करेगी, ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगी, शासन सत्ता को कहाँ पहुँचाएगी? गाँवों तक पहुँचाएगी, ठीक। अब आगे चलिए, मतलब शासन का विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। शासन सत्ता को जो है केंद्र राज्य से होते हुए कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है? गाँवों तक पहुँचाया जा रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे जो है 1952 में, 2 अक्टूबर 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम
पब्लिक नहीं है, उसके भी सरकारी कर्मचारी हैं, वहाँ पर ग्राम सेवक है, सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम चला रहे थे तो है इस पर लोग हावी हो गए, अफसर लोग हावी हो गए, अधिकारी लोग हावी हो गए, इसलिए ये कार्यक्रम जनता की भागीदारी हो नहीं पाई है। और अधिकारी लाभ विकास आई थी उस समय जो है डिक्टेटरशिप, इस समय जो है अधिकारी मतलब लगभग कुछ नॉर्मल हो गए हैं। और उस समय सोचिए जो है मतलब कितने डिक्टेटर रहे होंगे अधिकारी, पब्लिक की बात कितना मानते होंगे लोग, तो ये अफसर सारी इस पर हावी हो गई, इसलिए दोनों ही प्रोग्राम आपने क्या हो गए, अस्तंभ हो गए। अब क्या हुआ कि पंचायती राज की स्थापना के लिए जो है कुछ प्रयास ऐसे क्या किया जाए जो है कि पंचायती राज की स्थापना हो सके देश में, मतलब शासन सत्ता जो है निचले स्तर तक पहुंचे। तो इसके लिए मतलब क्या किया जाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बलवंत राय मेहता समिति क्या कर रही है, पोस्ट इम्पार्टेंट समिति जो है पंचायती राज का जो है बलवंत राय मेहता समिति, ये क्या कर रहा है पंचायत की स्थापना के लिए, कैसे स्थापना किया जाए पंचायत की भारत में जो है उस पर सुझाव देने के लिए जो है 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए कि देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कैसे हो, उनका मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाए, उसकी स्थापना का एक समिति गठित करेंगे कि आप सुझाव देंगे। तो 56 में गठित हुआ और 57 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस एक कभी बहुत सारी बार जो है निदानों में 1957 करके दिया है बलवंत राय मेहता की, और कहीं 1956 दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो है जैसा क्वेश्चन आएगा उसे के अनुसार कीजिएगा। 1956 में ये गठित हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी कमेटी, और रिपोर्ट का प्रस्तुत किया 1957 में, और इसने क्या किया, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसकी व्यवस्था जो है 3 टियर मतलब 3 स्तरों पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाए। क्या था 3 स्तर, ग्राम स्तर पर, मतलब ग्राम स्तर पर क्या होंगे, ग्राम पंचायत का किया जाए। मध्यवर्ती स्तर पर क्या किया जाए, क्षेत्र पंचायत की स्थापना की जाए, ठीक। और जिले स्तर पर क्या, जिला पंचायत की स्थापना, जो कि जैसा कि आजकल चल रहा है, आजकल किसी के अनुसार जो है इसी को ऐलान किया गया है। आप देखिए गाँव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है ना, जो प्रधान उप प्रधान और कुछ मेंबर्स होते हैं, उनको पब्लिक सुनती है जो है, तो ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक। और अब जिले पर चले जाइए, जिला स्तर पर क्या है, जिला पंचायत। आपके जिला पंचायत अध्यक्ष है ना क्या, संजय चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष, मतलब बस्ती के जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय चौधरी, और कुछ मेंबर्स होते हैं जिला पंचायत सदस्य 10-12, तो यही है जिला पंचायत। और गाँव में आप लोग जानते हैं प्रधान और मेंबर। मध्यवर्ती स्तर क्या है, ब्लॉक प्रमुख सुने हैं नाम ना, ब्लॉक प्रमुख, तो ब्लॉक प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है, मतलब मध्यवर्ती स्तर, ये ग्राम, जिला और ये ब्लॉक को मध्यवर्ती स्तर कहा गया है। तो इसका है ब्लॉक प्रमुख, और क्या होता है, मेंबर क्या होते हैं, बीडीसी मेंबर सुने हैं ना। तो ये 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था का सुझाव दिया है भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिले स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना किया जाए, ठीक। अब क्या हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 1952 को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। फिर 2 अक्टूबर 1953 को जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और फिर 2 अक्टूबर 1956 आ रहा है, तो 2 अक्टूबर बाद आ रहा है, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जा रही है। और महात्मा गांधी का
की स्थापना कब की गई? तो पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है कहाँ की गई? राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके बाद फिर अन्य जो है प्रदेशों में आपका, उसके बाद आंध्रा में लगा, असम में हुआ जो है स्थापना, तमिलनाडु में या फिर जो है पूरे देश में हो गया। अब ये एक तरीके से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर दी गई, लेकिन क्या था जो है इसमें कोई जो है कानूनी प्रावधान नहीं था, कोई कानून नहीं था कि मतलब हर गांव में पंचायतों की स्थापना होगी, मतलब इसके पीछे कानून की शक्ति नहीं थी। तो जब तक कानून की शक्ति नहीं होती है तब तक उसका जो है पालन नहीं होता। अगर कानूनी जामा पहना दिया जाए कि हाँ ये कानून है जो है, ठीक है कि आपको सड़क पर बाएं चलना है, ये कानून बन गया, अगर दाहिने चलते हैं जो है तो आप दंडित होंगे, ठीक, तो कानून बन गया है तो आप उसको फॉलो करेंगे। यदि कानून नहीं बना है तो आप उसका उल्लंघन होता जाएगा। तो यही बात थी, कोई राज्य जो है पंचायतों की स्थापना कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, तो कानूनी बाध्यता जो है इसकी नहीं थी। इसके ये कार्यक्रम भी जो है पंचायती राज व्यवस्था भारत में सफल नहीं हो रही थी, मतलब इस कमेटी के बाद ही सफल नहीं हो रही थी। तब फिर आगे क्या किया गया कि अब पंचायती व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए जो है अगला कदम जो है 1970 में क्या हुआ? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है। ये व्यवस्था लागू कर दी गई कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन तब भी जो है देश में पंचायती राज व्यवस्था मजबूती के साथ काम नहीं कर रही। तो इसकी समीक्षा के लिए और उपाय सुझाने के लिए अगली कमेटी का गठन 1970 में किया गया। ये भी कमेटी इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता समिति, लिख लीजिए अशोक मेहता समिति 1970। भारत में पंचायती राज के शिल्पकार या वास्तुकार यदि क्वेश्चन आता है तो बलवंत राय मेहता है, ठीक है। उसी पैटर्न पर इस समय चल रहा है, जैसे देखते हैं 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था है ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। इसीलिए जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी या वास्तुकार जो है बलवंत राय मेहता माने जाते हैं, ठीक। तो अब अगली कमेटी है अशोक मेहता समिति, 1970। इन्होंने जो है 2 टायर की व्यवस्था की, 2 टायर, केवल 2 लोग हैं स्तर, एक जो है जनपद जिले स्तर पर, जनपद पंचायत और मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर, मंडल पंचायत, मंडल जहाँ करते हैं ना, जैसे बस्ती मंडल में बस्ती सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर, जिला उससे छोटे स्तर पर, तो ये जिले पर स्थापित कर दिया जाए और तीनों जिलों को मिला करके जो है एक पंचायत की स्थापना कर दी जाए, और हर जिले की अलग अलग, बस्ती की अलग जिला पंचायत, सिद्धार्थ नगर की और संत कबीर नगर की, और तीनों को मिला करके जो है एक मंडल पंचायत की स्थापना 2 स्तर की। वहाँ पर 3 स्तर की बात की गई थी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन ये 2 स्तर की बात करते हैं। 2 ईयर व्यवस्था, 2-3 ईयर व्यवस्था, जिले स्तर पर जनपद पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। तो ये व्यवस्था लागू नहीं की गई, इसे स्वीकार गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसे स्वीकार नहीं किया, स्वीकार कर दिया गया है। इसके बाद 1985 आता है, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए तथा इसमें सुधार करने के लिए जो है राव की समितियां लिखते जाइए, समितियां राव समिति का गठन किया गया है, KPD राव, KPD राव। अपने रिपोर्ट के लिए कैसे सशक्त बनाया जाए पंचायती राज व्यवस्था, इन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इसे स्वीकार नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने नहीं स्वीकार किया, ठीक। इसके बाद आता है जो है सिंधवी समिति,
कि मतलब में जो ऐसे कौन पंचायती राज व्यवस्था से समितियां संबंधित नहीं है, इसी बीच में जो है कोई दूसरी समिति देगा तो आप जब उसको जाने रहेंगे कि ये पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड है, तब कोई या तो मिलान करने के लिए दे देगा। भगवत राय महिला समिति गवर्नमेंट का समिति जो है इसमें दे दिया 1970, इसमें 1950 ऐसा करके आप मैच करेंगे। तो एमएलसी की समिति 1986 में इसने क्या किया, इसने बहुत बड़ी बात कही जो है कि पंचायती व्यवस्था में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक कि इसे संवैधानिक दर्जा न प्रदान किया जाए। मतलब भारत के संविधान में पंचायती व्यवस्था का प्रावधान कर दिया जाए, इसने पहली बार कहा जो है। तो यदि एक क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात किस समिति ने कही जो है, तो आपकी एमएलसी समिति जो है 1986। ठीक, इसके बाद आता है कोंकण समिति। कोंकण समिति ये 87 में 1987 इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी स्वीकार किया कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, मतलब संविधान में रखा जाए कि हाँ पंचायती व्यवस्था एक स्थापित किया जाए जो है, और इसके क्या क्या प्रावधान संवैधानिक दर्जा समझ रही है ना, जैसे वित्त आयोग वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है ना, 280 आर्टिकल में है। लेकिन एनडीसी योजना आयोग ने कि आयोग को संवैधानिक संस्था नहीं है, वो जो है संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान है। सरकार उसे क्यों योजना आयोग को खत्म कर दिए खर्चे में जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, ये जो संविधान में रखा होता तो जो है खत्म कर पाते, उसके लिए जो है बाकायदे विधेयक पारित करना पड़ता, नियम बनाना पड़ता। वित्त आयोग को ऐसे समाप्त कर देंगे एक घंटे में आरण दे करके नहीं समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान है। उसको हटाने के लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, तो कठिन काम है ना। तो जब इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा, संविधान में रख दिया जाएगा, तो इसे लागू करना जो है हर स्टेट की क्या हो जाएगी, अनिवार्यता हो जाएगी। कई बात की नहीं तो सशक्त तभी बनेगा। एमएलसी ने पहली बार कहा जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, और कोंकण ने जो है इस स्टेटमेंट को दोहराया कि इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो इसकी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, इसकी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1989 में संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए बिल को जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया। मतलब कि पंचायती राज को संवैधानिक संविधान में शामिल किया जाए, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। पहली बार बिल जो है लोकसभा में पटल कर प्रस्तुत हुआ 1989। इसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा है, इसलिए 1989 में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा से ये बिल पारित हो गया। लेकिन राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं था, इसलिए राज्यसभा में ये बिल गिर गया। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए ना, ये गिर गया, ये ब्लॉक हो गया। इसके बाद कई बार ये बिल लाया गया पंचायती राज की स्थापना का, जैसे कि महिला नारी बंधन विधेयक है, कई बार महिला आरक्षण के रूप में जो है 1995 से ही रखा जाता रहा है, लेकिन पास नहीं हो पाया था। वही हाल इसके भी, वही हाल लोकपाल बिल की थी, कई बार रखा गया, वो असफल होता गया, पारित नहीं हो पाया, तो ये पारित नहीं होता। अब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव को क्या समझते हैं आप, भारत के महान प्रधानमंत्री, ठीक है। वो मजाक उड़ाने वाले लोग जो थे उनका मजाक उड़ाते हैं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का, ठीक है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव 18 भाषाओं के जो है प्रकांड विद्वान थे, बोल सकते थे, जो है फर्राटेदार समझ सकते थे। और दूसरी बात, जो अटल बिहारी वाजपेयी की, नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी, जो है सत्ता में आई, तो जब उनको चार्ज छोड़ना पड़ा था कि हाँ हम प्रधानमंत्री नहीं रह गए, तो उन्होंने अब अटल बिहारी वाजपेयी जो है शपथ ग्रहण करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी को बुला करके जो है नरसिम्हा राव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आप कल प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री नहीं हुए, तो एक काम मैं सौंपता हूँ, मैंने पूरे परमाणु विस्फोट की तैयारी कर लिया हूँ, भारत में परमाणु विस्फोट बना लिया हूँ, और आप ये काम कर दीजिएगा कि उस विस्फोट को कर दीजिएगा।
तब ये आकर के तुरंत जो है 9 और 11 मई को जो है विस्फोट किए। सारे का सारा काम जो है पीवी नरसिम्हा राव का किया हुआ था और विस्फोट करने जा रहे थे नरसिम्हा राव, लेकिन अमेरिका को पता चल गया था, इसलिए वो वहीं पर रुक गए। तो उन्होंने मतलब वाजपेयी जी को बुला कर कहा कि ये मैंने काम कर दिया है भारत को सशक्त बनाने के लिए और आपका काम है कि हम जा रहे हैं और आप विस्फोट करके दिया। और नरसिम्हा राव की क्या कहानी थी, हम लोग थे इलाहाबाद में जो चुनाव प्रचार हो रहा था तो मुरली मनोहर जोशी आए थे, मतलब भाषण देते हैं ना चौराहे पर, वो बता रहे थे नरसिम्हा राव की कहानी। उस समय वही प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, तो ये तो इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर बने थे। कहे कि जो है हम गए, नरसिम्हा राव ने हमारे पास फोन किए, तब ये सांसद थे नरसिम्हा राव जो है कि यार जो है कांग्रेस में हमारी कोई सुनता नहीं है, जो है अब हम जो है ट्रक बुला लिए हैं, अपना बोरिया बिस्तर पैक करके दिल्ली से जो है कहाँ जा रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं, जहाँ की ये रहने वाले थे, अब हमारी कोई वैल्यू नहीं रह गई पार्टी में। और उसी के 4 दिन बाद जो है सुनाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए और सफल प्रधानमंत्री माने जाएंगे। उदारीकरण कितनी बड़ी नीति जो है उसको लाने वाले कौन है, जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, बात ज़्यादा दीजिए। तो इन्होंने क्या आया, पीवी नरसिम्हा राव के जो है 1992 में संसद में पंचायती राज व्यवस्था का बिल प्रस्तुत किया। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन दोनों का 1992 में पंचायती राज व्यवस्था और आपका नगरीय स्थानीय प्रशासन दोनों के बिल प्रस्तुत किए जो है और क्या करवाए, पारित करवाए। दोनों को बिल प्रस्तुत करके दोनों ही लोकसभा राज्यसभा से पारित करवा करके राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर भी सिग्नेचर किया और इस पर भी 2 बिल प्रस्तुत किए गए थे। ठीक, ये कौन सा संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन। 73वां संविधान संशोधन करके जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान में स्थान दिया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1993 क्या हुआ, नगरीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। 74वां याद रहेगा ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था मतलब कौन सा संशोधन था, जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 या 73वां संविधान संशोधन 1993। ये क्वेश्चन कई बार आया है और इसमें गलत हो जाते हैं। अब आप लोग क्या लगाएंगे, 1992 या 93? कभी कभी कमीशन 92 मान लेता है, कभी कभी 93 मान लेता है, लेकिन 1992 में ये आया था और पारित कब हुआ है, 93 में। इसलिए जो है सही रूप से 1993 में ही सही है। 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1993, 92 नहीं सही है। जब 93 ना रहे तब आप 92 सही कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है 92 द्वारा जो है क्या किया गया, भारत के संविधान में जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और इसके लिए संविधान में क्या किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज व्यवस्था। और कौन से आर्टिकल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची भाग 9 आर्टिकल 245 से 245 तक ये संविधान में जो है जोड़ा गया है। ये 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया और इतने आर्टिकल जोड़े गए। तो संविधान में स्थान दे दिया गया ना 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये पंचायती राज व्यवस्था है। और क्या किया गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या संशोधन किया गया, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। और क्या भाग 9 का और आर्टिकल अनुच्छेद 245 से लेकर के 245
अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया कि पूरा देश पंचायतों की स्थापना करें। 20 को सिग्नेचर करते हैं राष्ट्रपति महोदय और 24 को जो है ना ठहराव ऐलान कर देते हैं कि सारे देश में जो है पंचायतों की स्थापना की जाए और नगरीय शासन की जो है स्थापना कब की जाए। 24 को नहीं हुआ था, ये 1 जून 1993 को ये घोषणा की गई कि संपूर्ण देश में जो है नगरीय स्थानीय शासन की स्थापना किया जाए, क्या की जाती है। ठीक, तो लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को, 1 जून 1993 को। ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 1993 में ये आप ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या